प्रोडक्शन में पेश की गई कहानी, तमाम नाम, किरदार और वाकयात मुकम्मल तौर पर फर्जी हैं। क्लाइविंग या फौजशुदा अफराद, मकामात, वाकयात या मसनूआत से कोई मुमासलत, खालिस्तन इत्तफाकिया और गैर इरादा। ये कहानी है भनूर गांव की। ऐसा गांव जो नक्शों में तो मौजूद है, मगर रात के बाद जहां से लोग वापस नहीं आते। कहते हैं इस गांव में रात का आखिरी पहर जिंदा और मुर्दा के बीच की सरहद होता है, और जो इस सरहद पर पहरा देता है वो इंसान नहीं रहता। अंधेरी सड़क पर एक अकेली मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। सवार था अरसलान, शहर का रहने वाला, हुकूमत की तरफ से नया तैनात किया गया रात का चौकीदार। लोग बिला वजह कहानियां बना लेते हैं, बस एक गांव ही तो है। उसने खुद से कहा। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे किसी अदालत में खामोश गवाह हों। गांव के दाखिली दरवाजे पर एक पुराना जंग आलूद बोर्ड लगा था, गुरूब के बाद रुकना मना है। अरसलान हंसा। क्लासिक देहाती ड्रामा। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ अचानक ठंडी हो गई। मोटरसाइकिल खुद ब खुद बंद हो गई। दूर कहीं एक घंटी बजी। गांव के चौक में एक बूढ़ा आदमी लालटेन हाथ में लिए बैठा था। बेटा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरसलान चौंका। मैं सरकारी चौकीदार हूं, मुझे रात का पहरा देना है। बूढ़े की आंखों में अजीब सा खौफ था। यहां पहरा दिया नहीं जाता, यहां पहरा लिया जाता है। रात 12 बजे पूरा गांव साकित था। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई चिराग जलता नजर नहीं आ रहा था। अचानक अरसलान ने कदमों की आवाज सुनी। छुप छुप छुप, मगर सड़क पर कोई नहीं था। फिर उसके कान में सरगोशी हुई। पहला पहरा याद रखना। गांव के कोने में एक बंद स्कूल था। दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। अंदर तख्ता सियाह पर सफेद चाक से लिखा था, यहां से कोई नहीं जाता। अचानक बच्चों के हंसने की आवाजें आईं। अरसलान ने मुड़कर देखा। तमाम बेंचों पर खाली यूनिफॉर्म रखे थे, सर नहीं थे। बूढ़ा दोबारा मिला। ये बच्चे 15 साल पहले लापता हुए थे। सरकार ने फाइल बंद कर दी, मगर गांव ने नहीं। ये सब क्यों हो रहा है? अरसलान का गला खुश्क हो गया। बूढ़े ने लालटेन बुझाई। क्योंकि अब तुम आखिरी पहरेदार हो। रात 3 बजे कब्रिस्तान से आवाज आई। अरसलान वहां पहुंचा।
तमाम कब्रें खाली थीं। जमीन पर चौकीदारों की वर्दियां पड़ी थीं। हर वर्दी पर एक ही नाम लिखा था, अरसलान। बूढ़ा अब जवान नजर आ रहा था। हर बार एक नया चौकीदार आता है और पिछला आजाद हो जाता है। ये गांव जिंदा रहने के लिए एक पहरेदार मांगता है। अरसलान चीखा। मैं इनकार करता हूं। बूढ़े ने मुस्कुराकर लालटेन उसे पकड़ा दी। इनकार का वक्त गुरूब से पहले होता है। रात के 11 बजे का टाइम हो चुका था। आलिया, हारिस और आयशा अपनी गाड़ी से अपने एक फ्रेंड की शादी का फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे। जिस सड़क से वो जा रहे थे वहां पर पास पास में कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। पूरी सड़क ऐसे हाली थी जैसे यहां पर कोई उन्होंने हुई थी। आलिया और आयशा पीछे बैठी हुई थी जबकि हारिस गाड़ी चला रहा था। गाड़ी एक जीप टाइप थी जो कि ओपन थी। पूरी जगह पर गाड़ी की रोशनी और चांद की रोशनी सिर्फ नजर आ रही थी। उसके अलावा ना ही उसके पास कोई घर, कोई दुकान जैसी कोई चीज ना थी। उस पास कुत्तों के भौंकने की आवाज आयशा और आलिया को और भी डरा रही थी। यार, ये नशा के घर वालों को भी रात का ही टाइम मिला था क्या? दिन का क्या टाइम नहीं होता? उन्हें पता भी है कि उनके रास्ता कितना सुनसान और उसमें कितना बड़ा जंगल पड़ता है। उन्होंने भी नाइट का प्रोग्राम रखा है। ऊपर से ये जंगल कितना डरावना लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई हमें आवाज लगा रहा हो। और राहिल, तुमने तो गाड़ी भी ऐसी ली है जो कि बिल्कुल ओपन है। मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई जानवर मेरे ऊपर छलांग लगा दे। जंगल के बीचों बीच गाड़ी रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। ऊपर आसमान पर चांद आधा छुपा हुआ था, जैसे खुद भी उस मंजर को देखने से डर रहा हो। दरख्त इतने घुने थे कि हेडलाइट्स की रोशनी चंद फुट आगे जाकर निगल ली जाती। यार, रफ्तार थोड़ी कम करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आयशा की बात खत्म होते ही गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा अचानक ठंडी हो गई। हालांकि गर्मियों की रात थी। आलिया ने बाहर झांका। दरख्त इतने करीब थे कि ऐसा लग रहा था जैसे सड़क को दबोच लेंगे। तुम लोगों ने गौर किया? आलिया ने धीमी आवाज में कहा। अब काफी देर से कोई परिंदा, कोई कीड़ा कुछ भी बोल नहीं रहा। हारिस ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ लिया। ये जंगल है, शायद रात में ऐसा ही होता है। इसी लम्हे ठक कुछ गाड़ी के पीछे गिरा। आयशा चीख पड़ी। रोको, किसी चीज ने गाड़ी को टच किया है। हारिस ने फौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी रुकते ही जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। तीनों सांस रोके बैठे थे। कोई है? हारिस ने जोर से कहा। जवाब में खिस खिस, जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। आयशा का हाथ आलिया की कलाई में जम गया। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मुझे भी यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जब से यहाँ पर आए हैं डर और भी ज्यादा लगने लग पड़ा है। मैंने तो वैसे भी नहीं इन्ना था, लेकिन क्या करूं, फ्रेंड की शादी है। फिर वो ये ना कहे कि तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आए। अचानक दरख्तों के बीच एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। आलिया ने इशारा किया। वो देखो, शायद शादी वहीं है। जंगल के अंदर कुमकुमे लगे हुए थे। ढोल की मध्यम आवाज आ रही थी। बिल्कुल शादी जैसा माहौल। आयशा ने हैरानी से कहा, यहाँ इतने अंदर? लेकिन अब वापसी का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा था। हैरान तो तीनों थे, मगर आयशा और हारिस ने चूक कर उधर देखा और तभी हारिस कहने लगा, अरे ये क्या, शादी तो जंगल के बाहर थी, लेकिन ये यहाँ पर किसकी शादी हो रही है? शायद हो सकता है कि यहाँ पे ये जंगल के पास ही हो। यहाँ पर कोई शॉर्टकट रास्ता हो
जो कि हमें यू टर्न ना लेना पड़े। हम यहीं से चले जाते हैं। तीनों गाड़ी से उतरे। जैसे जैसे वो रोशनी की तरफ बढ़े, दरख्त पीछे हटते जा रहे थे, जैसे रास्ता खुद बन रहा हो। सामने एक बड़ा सा खेमा था। लोग अंदर बाहर आ जा रहे थे। सबके चेहरे मुस्कुराते हुए थे, मगर आंखें बिल्कुल खाली। एक आदमी ने हारिस से कहा, मेहमान आ गए हैं, देर हो गई थी। आयशा ने आहिस्ता से आलिया के कान में कहा, क्या तुमने देखा? इन सब के कपड़े बहुत पुराने हैं। हाँ, मैंने भी यही देखा। और तुम उनके चेहरे देखो, ऐसा लग रहा हो जैसे कि ये इंसान नहीं। दोनों की बात सुनकर हारिस उनसे कहने लगा, अरे वो तो सब छोड़ो, मुझे लगता है हम कोई इंसानों की शादी में नहीं आए। वैसे तुमने उनके चेहरों की तरफ देखा? उनके कपड़े जैसा कि तुम बोल रही हो, और ये ऐसा लग रहा है कि ये शादी कभी खत्म ही नहीं होगी। अब से हम बैठे हैं, ना तो दुल्हन आ रही है और सब वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं। इन तीनों को क्या पता था कि जिस शादी में बैठे हैं वो खत्म नहीं होने वाली। वो तो हर रोज किसी ना किसी के इंतजार में रहते हैं। तभी हारिस की बात सुनकर आयशा कहने लगती है, वैसे मैं एक बात कहूँ, मैंने सुना है या शायद किसी किताब में पढ़ा है, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा था कि इसी जंगल में जहाँ पर अब हम हैं, हर इतवार की रात को यहाँ पर एक शादी होती है। एक लड़की की जिससे शादी होनी थी, वो लड़का लड़की से सिर्फ जायदाद के लिए शादी करने वाला था। लड़के ने बावर्ची से मिलकर सब बारातियों के खाने में जहर मिला दिया था, जिसे खाने के बाद सभी वहीं पर ही मर गए। मैंने सुना है तब से हर रोज वहां पर एक शादी होती है। कहीं हम इसी शादी में तो नहीं अगे? आयशा की बात सुनकर आलिया और हारिस दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तो अभी हारिस ही मत कर बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। तुम्हें कहीं ऐसा लग रहा है? ये सब इंसान ही तो हैं, थोड़े से डरावने लग रहे हैं। लेकिन तुम्हें कहां से लगता है कि ये भूतों की शादी है? अंदर ढोल बज रहा था, खाना लगा हुआ था, मगर जब आलिया ने सालन की प्लेट उठाई, वो बर्फ की तरह ठंडा था। इसी लम्हे दुल्हन लाई गई। आयशा की चीख निकलते निकलते रह गई। ये हमारी फ्रेंड नशा नहीं है? अरे हाँ, ये तो निशा नहीं है, ये तो हमारी फ्रेंड नहीं। कहीं तुम सच तो नहीं कह रही थी? क्या पता वो कहानी सच्ची हो। अरे उसका चेहरा तो देखो, ऐसा तो लग ही नहीं रहा हम किसी इंसान की शादी में हैं। मुझे तो पहले यही लग रहा था कि हम निशा की शादी में आए हुए हैं, या तो फिर किसी और इंसान की शादी है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है, हम इंसानों की शादी में नहीं हैं। अरे हाँ, ये तो कोई और ही है। चलो निकलो यहाँ से, हम चलें। दुल्हन का चेहरा सफेद, आंखें सियाह और होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट जो इंसान की नहीं हो सकती। दुल्हन ने नजरें उठाईं और सीधा आयशा को देखा। उसकी आवाज एक साथ कई आवाजों जैसी थी। तुम लोगों को देर हो गई, निकाह का वक्त हो चुका है। अचानक खेमे के सारे दरवाजे बंद हो गए। कुमकुमे खुद बखुद बुझने लगे। अब मेहमानों के चेहरे बदल रहे थे। किसी की गर्दन लंबी हो रही थी, किसी के पांव उल्टे मुड़ गए। हारिस ने चीख कर कहा, दौड़ो। जैसे ही वो बाहर निकले, वहां कोई खेमा नहीं था, सिर्फ जंगल और गाड़ी। और पीछे से वही आवाज आई, जिनों की शादी में आने वाले खाली हाथ नहीं जाते। आयशा ने अपनी हथेली देखी। उस पर मेहंदी का ताजा निशान बन चुका था। आलिया के कान के पास किसी ने सरगोशी की, अब तुम तीनों का रास्ता हमें याद रहेगा। गाड़ी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और जैसे ही वो जंगल से निकले, पीछे से जोरदार कहका गूंजा जो इंसान का नहीं था।